आज क्लास स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर कौन सा है? 6 है कि 7 है? अच्छा, चेंज नहीं किया है क्या? चलो ठीक है, ये समझ लेना ये कौन सा है, 6 है, ये 7 है और ये 59। चलिए साहब, आज देखेंगे यूनिट सेल। ये चेंज हो जाएगा, दोनों हम लिख देंगे। तो यूनिट सेल क्या है कल आपने देखा था, लेकिन उनके हम क्यूबिक यूनिट सेल को समझने की कोशिश करते हैं। क्यूबिक यूनिट सेल हमने आपको बताया था, घने यूनिट सेल 3 प्रकार के होते हैं, एससीसी, एफसीसी और बीसीसी। यहां पर आप देखें, एससीसी में आपने क्या देखा था कि ऐसा घनी यूनिट सेल जिनमें उनके परमाणु में केवल घन के कोणों पर उपस्थित होता है, घनी यूनिट सेल कहलाता है। आपने इसमें देखा था कि इसको बनाने के लिए केवल एक परमाणु का योगदान होता है। दूसरा एफसीसी की बात करें तो एफसीसी में जो कण होते हैं उनके घन के कोणों के साथ साथ फलकों पर भी होते हैं। इसी तरह से हम बीसीसी की बात करते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, घन के कोनों के साथ उसके सेंटर में भी होते हैं। हम यूनिट सेल किसको कहते हैं? हम यह बात याद रखें कि जो भी गोले हैं उनके केंद्र बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो एक यूनिट सेल का बनेगा, घनी यूनिट सेल। यूनिट सेल में, हर एक यूनिट सेल में उनके गोलों का कुछ निश्चित योगदान होता है। तो इसमें गोलों की संख्या, परमाणुओं की संख्या 1, इसमें परमाणुओं की संख्या 4 और इसमें परमाणुओं की संख्या हमने 2 कैलकुलेट किया था कल की क्लास में। एग्जाम में जब प्रश्न आएंगे तो कुछ चीजें हमें ध्यान रखना होगा, जैसे कि मैं अगर आप एससीसी की बात करता हूं मैं आपको, तो समझें एससीसी साधारण घनी इकाई कोशिका। साधारण घनी इकाई कोशिका में इसमें क्या होगा, परिभाषा क्या है, मैंने आपसे बात कर ही लिया है। क्या है इसका मतलब क्या है कि घन के केवल कोनों पर ही ये परमाणु उपस्थित हैं। चाहे तो अलग से चित्र बनाए या फिर आपको तो समझ में आ चुका है कल की क्लास से। बिना चित्र के एग्जाम में आंसर नहीं दिया जाएगा, आप याद रखिएगा, क्योंकि आप चित्रों की सहायता से ज्यादा बोलते हैं, लिख के थोड़े कम बात करते हैं। अगर हम घनी यूनिट सेल की बात कर रहे हैं, 2 स्क्वायर बनाएंगे, आपस में कोनों को जोड़ देंगे तो घन बन जाता है, यही है। यहां पर बोला गया 2 परमाणुओं के मध्य की दूरी, 2 परमाणुओं के मध्य की दूरी। पहले बात समझें कि फलक की दूरी कितनी होती है। फलक की दूरी जो होगी उसे हम a से दर्शाते हैं, कोर की लंबाई भी कह सकते हैं इसको। कितना होता है? a होता है। अब इसमें अगर ध्यान दो तो हर एक गोला दूसरे गोले को टच कर रहा होता है। इस तरह से अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच जो दूरी है, यहां से ये a है, यहां से यहां तक के बीच की दूरी कितनी a है। तो अगर गोले को ध्यान से देखें तो r + r के बराबर है, यानी कि दोनों परमाणुओं के मध्य की दूरी को a से दर्शा रहे हो, जिसको किनारे की दूरी कह रहे हैं, तो ये 2r के बराबर है। इसलिए हमने लिखा है r = a/2। ठीक, परमाणुओं की संख्या यहां पर कैलकुलेट करके लिखना पड़ता है, तो यहां पर हमने लिखा नहीं है, वो लिख देते हैं। कल तो हमने देखा था कितना लिखे थे, परमाणुओं की संख्या कहां कैसा है, 8 कोनों पर है, तो 8 × 1/8 = 1। तो इस तरह से परमाणुओं की संख्या केवल 1 होगा। एक कण का योगदान होता है, एक परमाणु का योगदान होता है। मैंने कण शब्द का उपयोग किया है, आप परमाणु शब्द का उपयोग भी कर सकते हैं इसके जगह पे परमाणु, क्योंकि आपके बुक में परमाणु शब्द का उपयोग है, हमने कण। कोई जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ वो परमाणु हो, अणु भी हो सकता है।
आयंस भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी जो आपके बुक में लिखा है वही सर्वमान्य होता है ना, आपके एग्जाम के लिए, है ना। भले गैलीलियो मर गए बोल बोल के कि पृथ्वी चारों ओर सूर्य की घूमती है, लेकिन लोगों ने यही माना था कि सूर्य चारों ओर घूमती है पृथ्वी के, और एक दिन में पूरा राउंड भी लगा लेती है। ये सोचने वाली बात है ना। सूरज के, पृथ्वी के चारों ओर जो सूरज है एक राउंड लगा भी लेती है एक दिन में। सोचने वाली बात है, कभी पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक स्पिन हो सकता है एक दिन में, पर एक पूरा राउंड लगाना लोगों की सोच थी। इसको कोई, तो उसको उन्होंने, गैलीलियो ने प्रूव भी किया था, जो आज सच है। तो वही बात है, जो सच्चाई है वो सच्चाई है, पर कई बार हमें गैलीलियो नहीं बनना होता है, तो फिर बोल देते हैं जो करना है आप करिए। चलो साहब, ये हो गया हमारा पहला काम। क्लियर? तो आप इसको अपनी कॉपी में बनाएंगे, लिखेंगे, तब होगा भाई। दूसरा है हमारे पास FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, एक और शब्द का उपयोग किया जाता है, इसको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। इनके दूरी को, डिस्टेंस को d से दर्शाते हैं, ठीक है, और जो कि किसके बराबर है, a के, और a का मान किसके बराबर है, 2r के। चित्र बना लो ताकि आपके दिमाग, चित्र बनाते समय ये ध्यान रखो कि आप जो गोले बना रहे हो थोड़ा अच्छा खासा दिखाओ, क्योंकि मैंने अभी देखा आपकी कॉपी में, इसलिए बोलता हूँ जब चित्र बनाओगे तो क्या बनाओगे पता चल जाएगा मुझे, इसलिए देखो ऐसे बनाओ। गोले कम से कम दिखने तो चाहिए गोला है, पॉइंट्स थोड़ी है वहां पे। साइज सेम होना चाहिए, ये भी ध्यान रखेंगे। ऐसे थोड़े बड़े बनाओ, 2x2 में। ठीक है, चलिए साहब, दूसरा है फलक केंद्रित घनी इकाई कोशिका। बोलो इसके के बारे में कुछ जानकारी देखें। इसका संकुलन गुणांक, उसका संकुलन गुणांक कितना है, 52%। संकुलन गुणांक मतलब संकुलन क्षमता, यानी गोलों के द्वारा घेरा गया स्थान 52% होगा। आपने अलग अलग जगहों पर ये वैल्यू देखे हैं, ठीक है। तो ये कितना होगा, 52 कितना बोले, 52%। दूसरी बात आपको देखना है यहाँ पे कि परमाणुओं की संख्या कितने। अच्छा, अब इसमें देखते हैं फलक केंद्रित में, तो ये कितना होगा, 474। अब यहाँ पे परमाणुओं की संख्या को हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो यहाँ इस बात का तो पता है कि फिगर, देखो बेटा, मैं हर बार बोलता हूँ पुस्तक में जो लिखा है उसे भी इंसानों ने लिखा है, पर याद रखना कहीं वो भी गलती करते हैं, कहीं वो भी बहुत अच्छे हैं। कहां पे है, और फलकों पर कितने फलक हैं, 6। चित्र बना के दिखाओ, बनो। चलो, बन गया। परमाणुओं के मध्य की दूरी d इज इक्वल टू a/√2, a/√2। और हम यहां पर r की बात करते हैं। r मतलब परमाणु की त्रिज्या का एक वैल्यू होगा a/2√2। ये आपको याद रखना है, कैलकुलेशन में काम आएगा, इसलिए बता रहा हूं। यहां पर ये कैसे आता है ये भी समझाने का होता है कोर्स में, लेकिन आपके कोर्स में चूंकि है ही नहीं है सॉल्यूशन, इसलिए मैं सिर्फ फॉर्मूला आपके सामने लिख रहा हूं। ठीक है, मतलब हम यहां पर ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसके r a/2√2 के बराबर होगा।
ये बड़ी चीज़ नहीं है करना। पर अगर हमें ये लगे कि आपके स्कूल में पढ़ाया गया है और आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो ज़रूर हम इसको करेंगे। आप मुझे 4 साल का क्वेश्चन पेपर आप ला के मुझे दे देना, ठीक है? जुगाड़ करो कहीं से। मैं कल फ़ोन किया था तो अभी तक उनके पास आंसर पेपर नहीं है शॉप वाले के पास, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं खुद बोल रहा हूँ 4 साल तक आप लोगों को मैंने ऑफलाइन पढ़ाया नहीं था, और ये भी CBSE में ख़त्म हो चुका है और ओवरऑल इंडिया ख़त्म हो चुके हैं। कुछ एक बोर्ड में है ये चैप्टर, एक बिहार में बचा हुआ है, एक आपके में बचा हुआ है, एक MP में बचा हुआ है, बाकी सारे बोर्ड से हट गया है ये चैप्टर, ठीक है? चलो आगे चलें। तो परमाणुओं की संख्या कितनी होगी बोलो, कैसे कैलकुलेट करते हो कि संख्या कहाँ कहाँ पर है? चेक करो। 8 बार है कोनों पर प्लस 6 टाइम फलकों पर, तो कितना हुआ? 8 गुना 1/8 धन 6/½ इज इक्वल टू 1 + 3 यानी कि 4। परमाणुओं की संख्या 4। ये सारी चीज़ें आपको बताना है, ध्यान रखना। यहाँ पर ये सारी बात बताना ज़रूरी है, आपके 2 काम आएंगे। एक तो इसका आंसर आपने सटीकता से सब कुछ लिखा है, रट्टा मार सकते हो ना। D = D मतलब इनके बीच के ये डाया संबंधित बात करी है। डाया मतलब 2r के बराबर। यस, यहाँ पर 2r की वैल्यू है, यहाँ पे 2r = a/। अच्छा, a मतलब क्या होता है, ध्यान रखना। a का मतलब यहाँ पर है फलकों की दूरी, लेकिन d का मतलब क्या हुआ? एक गोले का डायमीटर, और r का मतलब होता है इसकी त्रिज्या, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। तो डाया जो है यानी 2r = होगा 2r = अगर मैं इसको लिखता हूं 2r = a/√2, तो r = क्या होगा? a/2√2 होगा नहीं, इसलिए लिखा गया। चलिए साहब, अब चलते हैं कौन सा? BCC में ध्यान रखना क्या क्या खास बात होगी। पूरा का पूरा समझ चुके हो कि कहां पर होगा इसका फिगर, आप एक बार बनाओ। चलो कॉपी में। जब यूनिट सेल ऐसा घनी यूनिट सेल जिसमें क्या होगा? D = इसका होगा √3a/2। हम इसको दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, या D = a/√3। ये मुझे अच्छा लगता है ये लिखा हुआ, बुक में ऐसा लिखा था तो मैंने इसे लिखा है आपको ऐसा वाला, /2। तो बताओ क्या होगा? 2r = कितना हुआ? a/√3/2 है ना, 2 ना। तो कितना हो गया बेटा बोलो? r = a/√3/4। ये तो यहाँ पर यही होगा, r = a/√3/4। हमें याद रखना है कि अगर आपको वो, आप मुझे सिर्फ क्वेश्चन किसी के पास पुराने दोस्त के पास होगा या सीनियर्स के पास होगा ना आंसर पेपर, तो मुझे ला के दे देना बस, ठीक है? तो मैं ये तय कर पाऊंगा कि ये टॉपिक मुझे पढ़ाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये पढ़ाने का मतलब ये है कि पूरा इसके बारे में कैलकुलेशन और उसके सारी चीज़ों को दिखाना होगा मुझे, तब इसके न्यूमेरिकल्स भी पढ़ाने होंगे। अगर नहीं तो ये चैप्टर तो वैसे भी 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक? 2-3 क्लासेस और बचे हैं, ज़्यादा नहीं बचा हुआ, बहुत बड़ा नहीं है ये चैप्टर। ये काम की चीज़। फिर बताओ परमाणुओं की संख्या, चलो कैलकुलेट करो। परमाणुओं की संख्या कैलकुलेट करो तो कितना होगा? कोनों पर 8 कोनों पर प्लस 1 केंद्र पर, तो हो गया 8 गुना 1/8 धन 1 गुना 1 बराबर 1 धन 1 बराबर 2। तो ये 2 परमाणुओं का योगदान होता है। तो मुझे तो लगता है कि ये सब चीज़ क्लियर है एकदम। आपके एग्जाम में जब भी प्रश्न आएगा ना तो ये सारी डेटा आप डालिए, एक चित्र भी लगाइए बढ़िया सा, ठीक है? आपके मार्क्स कभी नहीं कम होंगे। याद रखना, डिपेंड करता है आपका मार्क्स इस बात पर कि आपने क्या लिखा है, कैसा लिखा है, लेकिन इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपसे पहले कोई आपसे होशियार बच्चा तो नहीं निकल गया।
ठीक। अगर आपके बाद कोई होशियार बच्चा आता है और आपने थोड़ा अच्छा लिख दिया है तो याद रखना आपसे भी होशियार बच्चा से भी ज़्यादा मार्क्स आपका मिल सकता है। इसलिए बोलता हूँ ये तो किस्मत वाली बात है कि आपसे होशियार बच्चा आया है कि नहीं आया, लेकिन आपसे ज़्यादा गधे बच्चे आ गए आपसे तो समझ लो ना कि आपका भी रिजल्ट और ऊपर चला जाएगा। ये भी किस्मत की ही बात होती है, तो सोच लो। इसलिए बोलते हैं कि हाँ, और एक बात और, जिसका नाम पहले आता है वो बच्चा कितों भी अच्छा लिखे वो फालतू में मारा जाता है ना, जिसका नाम पहले आता है, क्योंकि उसकी चेकिंग ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। पहला क्वेश्चन जब पेपर पहला चेक करते हैं ना तो बड़े ध्यान से करते हैं, थोड़ी भी गलती करेंगे तो मार्क कर देते हैं उसमें लोग, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है वो बोर होने लगते हैं। थोड़ी अच्छी कर दिए ना तो बहुत अच्छा मार्क्स, थोड़ी गलती कर दिए तो बहुत मार्क्स कटेंगे। तो भैया अच्छा ही करो ना, थोड़ा ही अच्छा कर लो, ज़्यादा नहीं तो। चलो ठीक है। और जब आपसे पूछा गया अंतः केंद्रित इकाई सेल क्या है तो आपने परिभाषा लिखा। अब ना मार्क्स भी देखना, वो 1 मार्क्स का है 2 मार्क्स का है। 1 मार्क्स का है एक फिगर और ये लगा करके आप जो चिपकाना चिपका लो। यहाँ पर इस बात का ध्यान देना, जैसे यहाँ पर संकुलन क्षमता 74 था, वहाँ पर 54 था, यहाँ पर 52 था, 74 है, 68 होगा। ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर 68% संकुलन क्षमता है, तो पूछा जाएगा इसके रिक्तियों का यानी खाली स्थान का परसेंटेज कितना है। तो यहाँ पर 100 माइनस 68 करिएगा। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो हमेशा हमारा दिमाग किस पे रहे, एक चीज़ को याद करने में। दोनों चीज़ों को याद करेंगे तो फंस जाएंगे आप। क्लियर है आप? आगे चलें। चलो साहब, हम बात आगे करते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है। तो उससे पहले आपके कोर्स में एक चीज़ और देखने को मिलता है, वो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। NaCl का, CaCl का, ZnS, CaF2 और एंटी फ्लोराइड, इनका क्या कर सकते हैं स्केल पेन से, रबर से जी। सबसे पहले आप उसमें देखिए 8 सेंटीमीटर। आपकी बुक में यानी सर आपकी कॉपी में सेंटर पार्ट लेना, सेंटर से स्टार्ट करना ना आप। मैं एक बनाता हूं आपके लिए, ये जरूर बनाने आना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं जब मैं सिखाते रहता हूं। ये बना लेना 8 बाई 8 का एक स्क्वायर बनाइए। चलो कर लो जल्दी से, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। हो गया ना? हाँ, इतना टाइम लगेगा? हो गया। एक ऐसा 45 एंगल पे 3 सेंटीमीटर का दूरी, 3 सेंटीमीटर, लगभग 45 रहेगा, ज़्यादा नहीं, उससे भी कम हो सकता है। 40 भी चलेगा, 35 भी चलेगा, ठीक है, एकदम एग्जैक्ट नहीं। सेम 8 बाई 8 का एक और स्क्वायर बनाइए, उसी कोने को उपयोग करते हुए 8 बाई 8 का एक स्क्वायर बनाइए। सेम है ना, 8 बाई 8 का एक स्क्वायर बनाइए। फिर उनके कोनों को जोड़ दीजिए आप, उनके कोनों को जोड़ दीजिए आप।
हो गया? चलिए साहब आगे बढ़ूं क्या? हो गया? अब सोचो आपके पास किस टाइप का लाइन है। एक इस टाइप का लाइन है, कुछ चार इस टाइप का लाइनें हैं और 4 इस टाइप का लाइनें हैं। है आपके पास? है ना? तो जितने भी टाइप का लाइनें हैं, चाहे ये हो, ये कितने 8 फीट का है तो 4 में एक पॉइंट आना चाहिए, इसके भी 4, इसमें 3 का है तो 1.5 में एक पॉइंट आना चाहिए। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले इस वाले लाइन पे काम करते हैं। चलो किस पे करें? खड़ी वाली लाइन पे। खड़ी वाली 4 है, 4 1 2 3 4 दिखाई दे रहे हैं। तो इस लाइन का अब आप देख रहे हो ये दोनों लाइन सामने हमारे, यानी नीचे वाला है वो पीछे। अब एक दिमाग में डालो, इस क्यूब को देखो, ये सामने वाला फलक है, वो पीछे वाला फलक है। ऐसा सोच लो, हम जब किसी चीज को देख रहे हैं तो मान लेते हैं मेरे पास ये क्यूब है, तो मैं इस क्यूब को मैं कुछ ऐसे करके देख रहा हूं, इस व्यू से देख रहा हूं, ठीक है ना? तो आपको ये वाला पीछे दिख रहा है, ये वाला सामने दिख रहा है। ट्रांसपेरेंट है इसलिए थोड़ी तकलीफ हो रही है कि ये उल्टा भी देख सकते थे, ये सामने और ये इसको पीछे भी सोच सकते हो, सोचने पर डिपेंड करता है, ठीक है? अब जो दिख रहा है वो सोच लो। हो गया? इसके बाद मैंने कहा ये 8 सेंटीमीटर, जो मैंने साइज इसलिए बताया कि जब एग्जाम में जब स्ट्रक्चर बनाओगे ना, तो क्या होता है कि कभी किसी का छोटा बन रहा है, किसी का बड़ा बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो गड़बड़ हो जाता है सोचने में। इसलिए मैंने एग्जैक्ट आपको मेजरमेंट दिया है। इसका आधा कौन सा बिंदु आएगा? इसका आधा 4 सेंटीमीटर में, तो मैंने इसके इस 4 सेंटीमीटर को मैंने पॉइंट कर दिया है। चार सेंटीमीटर को पॉइंट कर दिया। हो गया? चलिए हो गया। अब ये जो सामने दिख रहे हैं बेटा, सामने वाला है 2 लाइन, इनको आपस में जोड़ दिया मैंने उसके सेंटर टू सेंटर, ठीक? और पीछे वाले को सेंटर टू सेंटर जोड़ दिया। ध्यान देना, ये लीजिए जुड़ गया। सामने वाला सेंटर से सेंटर जोड़ दिया, पीछे वाला सेंटर से सेंटर जोड़ दिया, ठीक? ध्यान से देना, सामने वाला कौन सा, पीछे वाला कौन सा, तिरछा नहीं होगा कभी भी, लाइन है, सीधे जाएंगे, है ना? किसी का ऐसे हो गया हो तो समझ जाना कि गड़बड़ कर चुके हो आप। हो गया पूरा? अब ऐसा जोड़े। अब हमने इधर का सामने वाला देखो, ये बेटा ये वाला लाइन का सेंटर और सामने वाले लाइन का सेंटर, दोनों सेंटर को जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा। इस तरह से जब देख रहे हो तो आपको कुछ चीजें नजर आएंगी। हो गया? ऐसा लग रहा है कि यह क्यूब आधे से कट गया है ना? 2 भाग में बट गया ना? चलो साहब, सबका हो गया? अब क्या करते हैं, ये वाला काम खत्म हमारा, ये इस वाले पे चलते हैं। यहां पे इसका आधा करिए, चलिए वैसे ही 4 सेंटीमीटर में। चलो आगे बात करूं? हाँ, शुरू करें? अगला क्या बोला था बेटा? कुछ कट करने के लिए बोला था। आराम से पढ़ो यार, कोई टेंशन नहीं है, साल बचा हुआ है। जो हाय है कर रहे हैं ना, वो जाएगा। ये देखो जोड़ दिए। लोगों को लगता है कि वक्त बचा नहीं है। हाँ, आपने बना लिया, ठीक किया आपने, बनाओ ना बेटा, कुछ तो नहीं। हो गया? अब इसके बाद क्या करूंगा मैं, इनको जोड़ दूंगा। जुड़ गया? अभी ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत कुछ होने वाला है। हो गया? एक और देखें, जिसका भी काम हो गया। अब इसको देखते हैं, उसका भी आधा कर लो, 1.5 में। हो गया? 1.5 में आधा कर लो इसको। जल्दी करो, टाइम ज्यादा लगा रहे हो। इसके लेन देन कर रहे हो तो फिर जो लेन देन कर रहे हैं ना वो भूल जाएं देना, जिसके पास है वही काम करें। हो गया ये? अब बेटा कुछ चीजें समझो। आपको 6 फलक दिखाई दे रहे हैं क्या? देखो
दिख रहा है? नहीं वो ठीक है बेटा, मैं करा दे रहा हूँ, मेरा क्लास यही है आज का, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस करके आओगे ना तो फिर मैं आगे चीज़ों को समझा बड़े आसानी से पाऊंगा, अन्यथा मैं आसानी समझा ही नहीं पाऊंगा। आज मैं मजाक इसलिए कर रहा हूँ कि मूड नहीं है यहाँ पे, मेरा काम ये है कि आप हंसते हंसते ये कम करके आना, ऐसा स्ट्रक्चर बना के लाना, कम से कम 5 फेयर में बना के लाना, 5 कॉपी में, ठीक है? 5 ऐसे ही बना के लाना। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना, ध्यान रखना। क्या बोला मैंने? यहाँ पे ध्यान दो। नहीं नहीं नहीं, 6 फलक दिखाई दे रहे हैं आपको? दिख रहा पक्का? तो चलो ये फलक आपको दिखाई दे रहा है ना, तो इस फलक का सेंटर क्या होगा? फलक कैसे समझ में आता है? ये फुल लाइन है, इस लाइन को कवर करता हुआ एक स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इस पे आपको इसका सेंटर देखो, सेंटर ये यहां से हमने काटा, यहां से काटा, तो इसका सेंटर पॉइंट ये नजर आया। बोलो पीछे भी ध्यान देना बेटा, ये पीछे वाला फलक है। तो हमें क्या करना है, जरा ध्यान से सोचना है, थ्योरी क्या है। ये दीवार का सेंटर और वो सामने वाले दीवार का सेंटर जो पॉइंट होगा उनको जोड़ना है। अभी वैसे इस दीवार और इस दीवार के सेंटर को जोड़ना है, ऊपर वाला दीवार नीचे वाले दीवार के सेंटर को जोड़ना है, ठीक है? चलो सोचते हैं, ये सामने वाला दीवार हो गया, पीछे वाला, इन दोनों को पॉइंट्स देख लिया आपने, ये इनको हमें जोड़ना है। चलो लास्ट करते हैं अब टॉपिक, है ना? ये करना है आपको। हाँ अब बेटा बोलो, ये हो गया, ये साइड वाला फलक दिख रहा है आपको, ये साइड वाला दिख रहा है, इस साइड वाला ये जो दीवार दिख रहा है इसका सेंटर दिखा आपको, इस साइड वाले का दीवार का सेंटर दिखा आपको? बोलो इन दोनों को आप जोड़ दो, इनको इस पॉइंट से जोड़ दो। तो हमने पहले कौन सा जोड़ा? सामने वाला, फिर साइड को जोड़ दिया ना? स्कूल में कराए होंगे यार, ऐसा नहीं बोलूंगा नहीं कराए हैं, पर वो मैं चल ठीक है मैं करा देता हूँ, जिसका नहीं हुआ ऐसा थोड़ी सभी स्कूल एक जैसे थोड़ी हो सकता है। चलिए ठीक है, हो गया। अब बेटा ऊपर वाले का ये सेंटर है, नीचे वाले का ये सेंटर है, तो इन दोनों को जोड़ दो। तो ये कितने बार बना के लाना है? 5, लेकिन अलग अलग पेज में बना के लाना है, और उसमें मैं आपको सिखाते जाऊंगा, और कैसे बनाना ये भी बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक पेज में लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा चित्र, आप जो बना के लाओगे, राइट हैंड साइड छोड़ देना, ठीक है? फिर उसी मतलब इसका एक्सप्लेन करूंगा ना इधर, तो वो उसी दिन करूंगा मैं, वो एक ही दिन में पूरा होगा, ध्यान रखना सारे टॉपिक को। फिर इसी तरह से मैं 4 यहां पर लिखा हूं ना, NaCl, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड को समझाऊंगा, एंटी फ्लोराइड को भी समझाऊंगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। एक तो इसका सीधा रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, या फिर सीधे स्ट्रक्चर को समझाओ करके आता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर समझाओ, ठीक है? दोनों तरह के प्रश्न आते हैं। तो रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और कम आता है सीधा NaCl की संरचना समझाइए, इस टाइप के कम आएंगे, क्योंकि एग्जाम पैटर्न थोड़े थोड़े चेंज हो रहे हैं, एक तरह से नेशनल लेवल का एग्जाम पैटर्न बनते जा रहे हैं, ठीक है? अच्छा अभी सर आपको एक बात बोल रहे थे, आपको याद होगा कि इस साल बच्चे बोल रहे हैं कि हमने बड़े बड़े क्वेश्चन रटे गए थे तो हमारा नहीं आया। एक बात याद रखना, इस तरह का थिंकिंग बहुत खराब है। आप ये सोचते हो कि मैं बड़े बड़े क्वेश्चन रट्टा मार के गए थे 5 नंबर का, बेटा जब 5 नंबर के क्वेश्चन आपने पढ़ के गया था तो 2 नंबर 3 नंबर का क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि उसका ही छोटा रूप है, समझ रहे हो? यानी अगर राउल्ट का नियम को मैं 1 नंबर में भी पूछ सकता हूं आपको, 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, 5 नंबर में पूछ सकता हूं, और उसके लिए आंसर लिखने का तरीका वैसे होगा, समझ रहे हो ना? तो कोई भी चीज छोटे से बड़े रूप में पूछा जा सकता है, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, जी ना? हो सकता है ऑब्जेक्टिव पूछे, हो सकता है इस टाइम के पैटर्न में ये कोशिश किया जाए कि ऑब्जेक्टिव भी लाए जाए यार, क्योंकि आपको जितने भी एग्जामिनेशन दिलाने होते हैं वो ऑब्जेक्टिव में दिलाने होते हैं, तो कुछ एक क्वेश्चन रहने चाहिए, क्योंकि पूरा इंडिया भर के जितने भी बोर्ड है सब में ऑब्जेक्टिव आते हैं, आपके में नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है इस साल वो चीज़ लाया जाए, तो ये भी होता है। और यहाँ पर बिहार में 35 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव के, 35 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, उसके बाद जो थ्योरी रहता है ना वो आपके बस के बाहर रहेगा, तो बच्चे ऑब्जेक्टिव निकाल करके पास कर लेते हैं अपने आप को, पास करना जरूरी है, ऐसा होता है। तो ठीक है, ये बना के लाओगे जगह। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।